जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 88 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो देख ले। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान के 3 गुना द्रव्यमान वाले एक ग्रह पर जाता है। यदि पृथ्वी पर उसका भार 60 न्यूटन हो तो उस ग्रह पर उसका वजन क्या होगा। देखिए प्रश्न का है कि पृथ्वी है, ठीक ना, उसका द्रव्यमान क्या है, m है, ठीक ना। और एक दूसरा ग्रह है जिसका द्रव्यमान क्या है आपको 3m है, ठीक, लेकिन दोनों का आयाम क्या है, बराबर है, ठीक ना। यहाँ पर कोई आदमी है वर्तमान में मौजूद, लेकिन पुनः ये जो है ना आपको इस ग्रह पर चला जाता है, तो यहाँ पर आपको पूछा है इसका भार क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो होता है सार्वत्रिक ये जी जो होता है जी, यहाँ पर जी बराबर होता है आपको GM बटे आर स्क्वायर, ठीक ना। कोई भी ग्रह पर जी बराबर होता है आपको GM बटे आर स्क्वायर। यहाँ एम क्या है, ये एम जो है ना आपको ये ग्रह का द्रव्यमान है, ठीक ना, ग्रह का द्रव्यमान है। आर क्या है, तो ग्रह का त्रिज्या है, ठीक ना। लेकिन हमसे क्या पूछा है, तो भार पूछा है, यानी कि डब्ल्यू बराबर होता है आपको mg, ठीक ना। यहाँ mg में यहाँ देखिए m क्या है, ये m आपको है जो वस्तु है उस पर मौजूद उसका द्रव्यमान है, ठीक ना। यहाँ हमको w बराबर mg होता है, ठीक। यहाँ देखिए w बराबर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू जी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जी बराबर GM बटा आर स्क्वायर लिख सकते हैं, GM बटा आर स्क्वायर। यहाँ डब्लू का मान हमको दे दिया है, कितना दिया है, तो 60 न्यूटन। पृथ्वी पर भार कितना है, 60 न्यूटन है, यानी कि 60 बराबर m GM बटा आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए इस ग्रह पर चलते हैं, ठीक। अब देखिए इस ग्रह पर जाएंगे तो यहाँ हमको क्या है, द्रव्यमान हमको यहाँ पर 3m है, तो यहाँ पर आपको जी क्या हो जाएगा, आपको यहाँ देखिए जी हो जाएगा आपको GM। देखिए यहाँ पर आपको जी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको जी हो जाएगा आपको GM बटे आर स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन जी तो जी ही रहेगा, m की जगह पे देखिए 3m होगा, ठीक ना, 3m बटा आर स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ 3 को हम आगे कर लेते हैं तो यानी क्या हो जाएगा आपको g बराबर 3GM बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर हमको भार निकालना है, तो भार क्या होता है आपको डब्लू बराबर होता है आपको mg। यहाँ जी की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर जी की जगह पर हम रखेंगे 3 स्क्वायर, यानी कि 3GM बटे आर स्क्वायर, ठीक। 3GM बटे आर स्क्वायर, 3GM बटे आर स्क्वायर इंटू एम, ठीक ना। यहाँ पे देखिए तो आपको mgm बटे आर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए mgm बटे आर स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है, 60 है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 60 हो जाएगा, यानी कि 6×8 यानी कि 180 न्यूटन आ जाएगा उस ग्रह पर उसका भार, ठीक। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि 2 सदिश है, ठीक ना, जिसमें पहला सदिश है 4i प्लस 7j तथा दूसरा है आपको 2i प्लस 3j, जोड़े जाते हैं, दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। तथा इन सदिशों का योग परिणाम क्या होगा, इस सदिशों का जो योग होगा उसका परिणाम क्या होगा, ठीक ना। देखिए कोई भी सदिश है उसका परिणाम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें जो कोफिशिएंट लगा रहता है उस कोफिशिएंट का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए 4i इसका परिणाम हमको निकालना होगा, इसका कोफिशिएंट कितना है, 4 है, i का कोफिशिएंट 16, इनका इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर करके जोड़ के इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, तो क्या हो जाता है, उसका परिणाम निकाल जाता है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले देखिए इसको हमको क्या करना है, इसको सबसे पहले इसको जोड़ना है। देखिए 4i है प्लस 7j है। अब फिर देखिए इसमें क्या है आपको प्लस है, इस दोनों को जोड़ा जाता है, प्लस 2i प्लस 3j, ठीक। देखिए जब दोनों को हम जोड़ लेंगे 2i 4i कितना हो जाएगा, 6i प्लस 7×3 10j, ठीक। अब इसका हम परिणाम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपको रूट अंडर, यानी कोफिशिएंट का स्क्वायर का जोड़, कोफिशिएंट का 6 है तो 6 का 36 प्लस यहाँ इसका कोफिशिएंट 10 है तो 10 का स्क्वायर यानी 100, कितना हो गया आपको रूट अंडर 136 आ गया, ठीक है ना। देखिए किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग क्या होता है। देखिए सबसे पहले देखिए घर्षण को समझिए क्या होता है। देखिए घर्षण जो है ना आपको 2 प्रकार का होता है, ठीक। घर्षण आपको क्या है, तो 2 प्रकार का होता है, एक आपको होता है सकारात्मक घर्षण, यानी सकारात्मक घर्षण यानी कि पॉजिटिव फ्रिक्शन, ठीक। और दूसरा आता है आपको निगेटिव फ्रिक्शन यानी कि नकारात्मक घर्षण, ठीक ना। पॉजिटिव फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे जैसे हम कोई काम करें उसमें हमारा काम आसान हो जाता है तो वो पॉजिटिव फ्रिक्शन हो गया, जिससे हमारा काम बिगड़ जाता है तो वो निगेटिव फ्रिक्शन हो गया। जैसे देखिए हम कोई गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हैं, ठीक, गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हैं तो इससे हमारा काम हुआ तो ये क्या हुआ आपको पॉजिटिव फ्रिक्शन हो गया। जैसे हम कोई रोड पर चल रहे हैं, फिसल के गिर गए तो यहाँ पर भी तो फ्रिक्शन नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया आपको निगेटिव फ्रिक्शन लग गया, ठीक ना। इसी प्रकार से देखिए आप समझते हैं, इसको प्रश्न को बनाते हैं। ये कहा है कि कारों में ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग क्या है। देखिए ऑप्शन ए है कि घर्षण के शून्य प्रभाव,
कितने होगा, देखिए बी है कि वजन आवेग बल तनाव की क्रिया को घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, और सी है घर्षण, डी है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। क्या है, कारों के ब्रेक प्रणाली, ब्रेक लगाते हैं तो हमारे किस लिए है, ये हमारे सकारात्मक यूज में आता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपको, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। ठीक, जो कि किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का है, ठीक है, जो कि 45 सीढ़ियां 10 सेकेंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई अगर 16 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति के यहाँ पर जी का मान हमको दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड इसका। ठीक, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया क्या क्या है उसको देख लेते हैं। 50 केजी द्रव्यमान है, ठीक है ना, यहाँ हमको एम दे दिया है। ठीक, एम कितना दे दिया आपको, 50 केजी। ठीक, उसके बाद 45 सीढ़ी कितना देर में चढ़ रहा है, 10 सेकेंड में, यानी कि हमको टी भी दे दिया है। ठीक, कितना दे दिया आपको, 10 सेकेंड दे दिया है चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी को चाहे 16 सेंटीमीटर, यानी कि हमको हाइट भी दे दिया है। हाइट कितना हो जाएगा कि एक सीढ़ी का ऊंचाई अगर 16 सेंटीमीटर है, अगर हम 45 सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो 16 गुना 45 हो जाएगा हाइट। कितना हो गया आपको, 16 गुना 45। ठीक है, ये किस चीज़ में है, तो सेंटीमीटर में। ठीक ना, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। ठीक, यहाँ हमको जी का मान भी दे दिया कितना, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए एक का, आप देखिए कार्य मतलब क्या, हमसे क्या पूछा, शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है आपको, कार्य बटा समय होता है। शक्ति बराबर होता है आपको कार्य बटा समय। ठीक है ना, यहाँ देखिए कार्य को हम लिख सकते हैं mgh बाय टी। ठीक, mgh, एम देखिए हमको कितना दिया हुआ है, 50। ठीक है, जी कितना है, 10 है। एच कितना है हमको, 16 गुना 45, यानी कि 45 गुना 16 अब बटा 100 इसके लिए लिखेंगे। उसके बाद देखिए टाइम कितना हमको है, तो 10 सेकेंड हमको टाइम भी दिया हुआ है। ठीक, तो 10 सेकेंड हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 जीरो है तो 2 जीरो काट देते हैं, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ। ठीक, कटा, 5 दूनी 10, यहाँ देखिए 2 से 8 बेर में, इसको 45 गुना 8 हो गया। 45 गुना 8 जब हम करते हैं तो कितना आता है, देखिए 8 पचे 40 के जीरो, बाकी 4 और 8 चौक 32, 4 36, यानी कि 360 है गया। 360 हमको किस में होगा, शक्ति पूछा है तो वाट में होगा, तो 360 वाट किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 360 वाट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन है जो कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम होता है जी, कैपिटल जी, इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है कि वह बल जो कि हमें पृथ्वी से बांधता है, पृथ्वी से हमें बांधता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। ठीक है, बी है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति कर रहा है। ठीक है, ये भी है। सी है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार। डी है कि चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति। देखिए गति वाला तो ठीक है, लेकिन जो ज्वार जो आता है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार आता है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस समय से जो है आपको कौन सा कथन गलत है। देखिए ऑप्शन ए है दिया हुआ कि वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। हाँ देखिए, वस्तु का भार क्या होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है। चलिए ये बात सही है, और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। चलिए साथ है कि ये टोटल कथन क्या हो गया, ए नंबर कथन सही हो गया। ठीक, बी नंबर कथन पढ़ते हैं कि वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम। देखिए ये सही हो गया, तो इसका विपरीत ये दिया हुआ तो ये गलत ही होगा। देखिए सी है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है, ये भी सही है। डी है कि वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब हमसे पूछा क्या है कि कथन गलत है, कौन सा कथन गलत। देखिए गलत कथन कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न तापमापी इंजन यानी कि क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग क्या किस में होता है। देखिए क्रायोजेनिक इंजन होता है, निम्न तापमान का इंजन जो होता है उसका प्रयोग होता है आपको रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ठीक ना, तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान अगर 32 यू है तो सल्फर के 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि कोई भी परमाणु है, ठीक ना, कोई भी परमाणु, कोई भी जैसे तत्व है, कोई भी तत्व है, उस तत्व का जो है ना आपको एक परमाणु बराबर कितना होता है, आपको 1 मोल होता है। ठीक ना, चाहे कोई भी तत्व आप ले लीजिए। ठीक है, यहाँ हमको क्या है, सल्फर है, तो सल्फर का भी सल्फर का भी एक परमाणु बराबर कितना हो जाएगा, आपको 1 मोल हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सल्फर के एक परमाणु में कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, इसका 32 होता है। ठीक है, 32 यू। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि सल्फर के 32 यू परमाणु द्रव्यमान वाले में 1 मोल होता है, तो 16 म्यू बराबर कितना हो जाएगा, 16 म्यू की आधा इधर हुआ है तो आधा इधर भी हो जाएगा, तो 1/2 यानी कि 0.5 मोल हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि सल्फर का 0.5 मोल, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि
सहसंयोजक यौगिक डैश है। देखिए सहसंयोजक यौगिक जो जुड़ता है इसमें परमाणु का क्या होता है, आपको साझेदारी होता है, ठीक ना। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है कि जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, ठीक ना। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा सही, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान क्या होता है। देखिए 1 किलो कैलोरी यहाँ बोला है, ठीक ना। सबसे पहले देखिए 1 कैलोरी बराबर उष्मा का मान कितना होता है, ये होता है आपका 4.2 जूल होता है, ठीक ना। 4.2 जूल होता है, लेकिन यहाँ किलो जोड़ दिया है तो किलो, 1 kg 1 किलो कैलोरी उष्मा जोड़ दिया है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे 4.2 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, यानी कि 10 पावर 3 हो जाएगा, 10 पावर 3 जूल हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है 4.2 गुना 10 पावर 3 जूल। देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, किसी भी ऑप्शन में या बी या तो सी में किसी में 3 कर लीजिए, सी में ही कर लेते हैं, ठीक ना। इसमें सी 10 पावर 3 हो गया, जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी मार लेते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गैसों के अनुगतिकी सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान कीजिए। यानी कि गैस का जो अणु का गति होता है उस सिद्धांत के आधार पर जो है ना हमको असत्य कथन को पहचानना है, ठीक। आप देखिए कथन को देखते हैं। कथन पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि गैसें जो अत्यंत सूक्ष्म एवं समरूप गुणों से निर्मित होती हैं, सही है। गैसों का जो कण होता है अत्यंत सूक्ष्म होता है, ठीक ना। और वो क्या होता है, सभी का गुण जो है ना आपको समरूप होता है, यानी कि सभी का गुण क्या होता है, समान होता है, ठीक ना। अब देखिए बी नंबर दिया है कि गैसीय अणु के मध्य सशक्त आकर्षण बल लगते हैं। देखिए कोई गैस का अणु है, देखिए पूरा हटा हटा रहता है, यानी कि पूरा हटा हटा रहता है, तो इसमें सशक्त कैसे लग सकता है, यही तो गलत है, ठीक ना। अब देखिए और सही है, उसको भी देख लेते हैं। सी है कि संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में गैसीय अणु की आयतन नगण्य होती है, सही है। देखिए जितना है संपूर्ण गैस, ये संपूर्ण गैस है, इसका आयतन जो होगा उसकी तुलना में देखिए एगो कण जो लेंगे इसका नगण्य के बराबर नहीं होगा, नहीं के बराबर नहीं होगा तो नगण्य नहीं होगा, ये भी सही है। देखिए डी है कि गैसीय अणु द्वारा पात्र की आंतरिक सतह यानी कि दीवारों से टकराने पर दाब उत्पन्न होता है। हाँ देखिए ये जो है आपको ये गैसीय अणु है, ये जब दीवार में टकराएगा तो इसमें दाब उत्पन्न होगा ही, चारों तरफ दाब उत्पन्न होता है, ठीक नहीं। तो ये भी सही है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि असत्य कथन को पहचानें, तो असत्य कथन कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी है कि गैसीय अणु के मध्य सशक्त आकर्षण बल होता है। देखिए सशक्त आकर्षण बल जो होता है ये आपको सबसे अधिक ठोस में होता है, ठीक ना। उससे कम होता है आपको आकर्षण बल किसमें, तो द्रव में होता है। और सबसे कम सशक्त आकर्षण बल किसमें होता है, तो गैस में होता है, ठीक ना। तो ये कथन आपको क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का पीएच मान न्यूनतम होता है। यानी कि पीएच मान न्यूनतम किसका होगा, जो कि अधिक अम्लीयता होगा, जो अधिक अम्लीयता होगा उसका पीएच मान न्यूनतम होगा। यानी देखिए नींबू का पीएच मान कितना होता है आपको 2.2 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है, डिटर्जेंट का देखिए 10 के लगभग होता है, यानी 10 प्लस ही होता है, रक्त का देखिए 7.4 होता है, ठीक है। सब में से देखिए कौन कम है, तो कम है आपको नींबू का रस, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भी सबसे ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है सर्वोच्च जो है आपको विशिष्ट उष्मा का मान होता है। यानी कि सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा किसमें होता है, यानी कि जो उष्मा को ज्यादा धारण करके रख लेता है, यानी कि ज्यादा उष्मा को धारण करके रख सकता है, ठीक ना। तो वो होता है आपको जल में होता है, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जल। इसी कारण से इसी गुण के कारण जो है ना आपको जल का प्रयोग किया जाता है। आपको ये जो इंजन गर्म हो जाता है तो आपको इसमें प्रयोग किया जाता है, जल डाला जाता है, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न है कि भोजन के पाचन की क्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन के प्रकार को बताएं। देखिए भोजन जब पचता है तो उसमें कौन सा क्रिया होता है, उसमें रासायनिक क्रिया होता है। देखिए रासायनिक क्रिया क्या करता है, जब भोजन पच जाता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा भी आता है, यानी कि उष्मा भी हमारे शरीर में आता है। यानी क्या हुआ कि रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। ऐसे भी देखिए श्वसन को जो है एक प्रकार का मंद दोहन भी कहा जाता है, ठीक ना। श्वसन को क्या कहा जाता है, एक प्रकार का ये एक मंद दहन है, ठीक ना। मंद दहन नहीं, दहन होगा तो उष्मा तो उत्पन्न होगा ही, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है, ठीक। तो उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो कि अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है तो डैश कहलाती है। यानी क्या हुआ कि वायु जब सांस हम लेते हैं तो यानी सांस के बाद जब हम वायु छोड़ते हैं, जो निष्कासित करते हैं, उस आयतन को हम क्या कहते हैं। देखिए वो आयतन जो होता है वो आपको अपशिष्ट आयतन होता है, ठीक नहीं। है किस ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ अपशिष्ट आयतन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों किया है। देखिए मानव शरीर में जो पल्स रेट जांच किया जाता है वो किस चीज़ का जांच किया है। देखिए इसमें जो होता है आपको हृदय होता है, यानी कि दिल कितना तेजी से धड़क रहा है, नहीं धड़क रहा है, उसके फंक्शनिंग, उसका जो फंक्शन क्या है, तो इस फंक्शन का जांच किया जाता है, ठीक ना। ये किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, दिल की फंक्शनिंग की जांच करने के लिए दिया जाता है, ठीक ना। और इसके साथ ही साथ इसमें जो है ना रक्त की कितना प्रवाह तेजी से रक्त दौड़ रहा है, यानी कि रक्त के प्रवाह का दर भी इसमें ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे। देखिए होमोसेपियंस के रूप में सबसे पहले होमिनाइड्स कौन थे जिसे वर्गीकृत किया गया था, वो आपको था क्रो मैग्नन था, ठीक है। तो क्रो मैग्नन था, जो किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक।
चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन गणितीय गणना के इस्तेमाल के साधन डैश कहा जाता है। देखिए प्राकृतीय गणितीय गणना होता था, देखिए अभी गणना किससे करते हैं, हम कैलकुलेटर से करते हैं, ठीक ना। लेकिन जो प्राचीन जो होता था, प्राचीन मतलब पुराना समय में जो गणना किया जाता था, वो इसका इस्तेमाल किसका साधन था, तो वो था आपको एबेकस था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एबेकस। ठीक। अब प्रश्न है कि ICR यानी कि ICR का फुल फॉर्म हमसे पूछा है, ठीक ना। तो ICR का फुल फॉर्म होता है आपको इंटेलिजेंट करेक्ट रिकूगलेशन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि हार्ड कॉपी का तात्पर्य क्या है। देखिए हार्ड कॉपी क्या होता है, देखिए जैसे कोई चीज़ अभी PDF में है, ठीक ना, कोई भी चीज़ अभी PDF फॉर्म में है, ठीक ना, जब इसको हम प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करा लेते हैं तो ये हमको हार्ड कॉपी मिलता है। यही हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंटर का जो आउटपुट होता है वो हार्ड कॉपी होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें तथा आप इसको शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।